हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योति शुक्ला। वेलकम अगेन। तो आपका फर्स्ट पार्ट अभी हमने अपलोड किया था, तो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है और काफ़ी लोगों का डिमांड है कि पार्ट 2 भी अपलोड किया जाए। तो उसी को देखते हुए हम पार्ट 2 जो है यहाँ पर लेके पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 इसके तहत क्या दिया है कि अधिकतम राशि कितनी है, यानी उपादान संदाय अधिनियम 1972 के अधीन कर्मचारियों को देय उपादान की अधिकतम राशि कितनी है। तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 20 लाख। इससे पहले जो था वो 10 लाख था, लेकिन 1 जनवरी 2016 में इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। नेक्स्ट आते हैं, किसी वयस्क कर्मकार के लिए एक सप्ताह में काम करने के घंटे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी एम्प्लॉय के लिए एक हफ्ते में कितने घंटे काम करने चाहिए। तो ये होता है 48 घंटे, 48 आवर। नेक्स्ट हम आते हैं 43rd नंबर क्वेश्चन में, और यहाँ पर है वह अधिकतम अवधि क्या है जिसमें समुचित सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दरों की समीक्षा करेगी और उन्हें संशोधित करेगी। तो ये होता है मिनिमम 5 ईयर, क्योंकि मिनिमम 5 साल के बाद ही इसमें जो है वो संशोधन वगैरह जो भी अमेंडमेंट वगैरह होते हैं वो किए जाएंगे। इससे पहले यानी कि हर साल हम इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर, और यहाँ है सुकन्या समृद्धि योजना के अधीन वह अधिकतम राशि कितनी है जिसे किसी वित्तीय वर्ष के दौरान जमा किया जा सकता है। तो अधिकतम जो है वो 1.5 लाख है और जो मिनिमम है वो 250 रुपये है। तो 250 तो अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बच्चियों के नाम पर इतना मतलब इसी तरीके से अपना जमा कर सकते हैं पैसे। नेक्स्ट है, वह न्यूनतम और अधिकतम आयु कितनी वर्ष है कि कोई अभिदाता अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना में कौन कौन सम्मिलित हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक के लोग होते हैं। लेकिन इसमें जो इसका लाभ मिलता है वो 60 वर्ष की एज अगर पूरी हो जाती है उसके बाद ही इसमें जो है वो पैसे मिलते हैं। कितने मिलते हैं ये आप देख सकते हो, 1000 से लेकर के 5000 तक की मासिक पेंशन जो है वो आपको मिलती है। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रॉस प्रॉफिट। सकल लाभ का आशय क्या है। तो अगर यहाँ पर देखो सभी स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि विक्रय में से बेचे गए माल की लागत को घटाने के बाद जो लाभ होता है उसी को हम कहते हैं सकल लाभ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर, ये है वह आधारभूत लेखांकन। अगर इंग्लिश में हम इसको देखें, व्हाट इज द अंडरलाइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट सपोर्ट टू एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट बट प्रोविजन फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, बाजार में नए प्रतिस्पर्धी के प्रवेश करने एवं उत्पादन और विपणन विभागों के बीच अनबन होने जैसी घटनाएं जैसे लेखा बहियों में प्रकट नहीं की जा सकती, तब किसी इकाई द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी लेखा संकल्पना का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मनी मेजरमेंट जो है वो सही आंसर है। 49 नंबर पे चले तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्राप्ति और भुगतान मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देखता है या तैयार करता है। तो ये हो जाएगा आपका बी, यानी कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न जो होता है वो इन सबको तैयार करने का काम करता है। आ जाते हैं 50वें नंबर क्वेश्चन पर, और हाफ सेंचुरी यहाँ पर हमारी पूरी हो जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पर देखना है, हम ऑप्शंस देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन है। तो ये है, इट इज़ अ रियल अकाउंट, इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट आता है 51 नंबर पर, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो दलाई लामा जो है वो इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने। ये भी करंट का क्वेश्चन रहा है, यानी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिन होता है उस दिन, यानी कि 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। 16वीं शताब्दी की किस प्रसिद्ध कलाकृति साल वाटर मुंडी की एक प्रतिकृति जो कथित तौर पर चोरी हो गई थी, हाल ही में इटली में पुलिस द्वारा बरामद की गई। तो ये भी करंट का क्वेश्चन था, तो इसका भी कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। चित्रकला बनाने का श्रेय निम्नलिखित। तो ये चित्रकला बनाया किसने था। तो ये लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। नेक्स्ट आते हैं 54th नंबर क्वेश्चन पर, द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 अ मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग प्लेस्ड इंडिया एट विच रैंक। तो इस पर इंडिया का कौन सा रैंक है वो हमें देखना है। तो ये भी जो है 2021 का करंट का क्वेश्चन है, उसको आप इस समय के अनुसार मॉडिफाई कर लेंगे। उस समय जो रैंक था वो सी नंबर था। सी नंबर अगर आप यहाँ पर देखो तो यानी कि 4th नंबर जो था उस समय था। अब प्रेजेंट टाइम में एक बार आप अपडेट कर लेंगे कि क्या है। 55th नंबर में आते हैं, तो यहाँ पर नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 को महिला एकल खिताब जीता। इसमें से फाइनल में किसको हराया था। तो उस समय जो हराया था ये थी जेनिफर ब्रेडी, इनको हराया था।
56 में आते हैं, यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन आ जाता है। 5 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो पति और पत्नी यानी दो लोग की जो औसत आयु है वो 23 वर्ष है। इसके बाद जब उनका विवाह हुआ तो पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु तब 20 वर्ष है, यानी कि यहाँ पर 3 लोगों की जो औसत आयु है वो 20 वर्ष है। बच्चे की आयु अब कितनी होगी तो आप निकाल लेंगे। 5 वर्ष पहले की बात करें तो 2 लोग की यानी कि 23 इंटू 2 कर लेंगे, 2 लोग की है। अगर 3 लोग की होती तो इंटू 3 कर लेते, तो ये हो गया आपका 46। अब बाद में पति पत्नी और वर्तमान समय की अगर बात करें तो 46 प्लस यहाँ पर 2 इंटू 5 हो जाएगा। इसको अगर आपने ऐड कर लिया तो 56 वर्ष। अब हमें तीनों को मिला करके करना है ना कि तीनों का कितना है, तो तीनों का ये आपका दिया हुआ था 20, तो 2 इंटू यानी कि 3 इंटू 20 हो जाएगा, यानी आज हो जाएगा आपका 60। अब 60 माइनस 56 अगर आप कर देंगे तो आपका आ जाएगा 4 ईयर आंसर। नेक्स्ट आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पर। यदि 1/2 मीटर और 1/3 मीटर की त्रिज्याओं वाले लोहे के 2 ठोस गोले का वजन W1 और W2 है तो W1 रेशियो W2 निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। अब देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको फार्मूला भी ध्यान रखना होगा, यानी कि गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है ये अगर आपको पता है तो इजीली आप क्वेश्चन को कर जाओगे। तो गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे R1 और R2 दिया है, यानी 1/2 R1 मान लो और ये R2 1/3। तो आप W1 रेशियो W2 यानी कि 4/3 पाई R1 क्यूब रेशियो 4/3 पाई R2 क्यूब, तो ये 1/2 का क्यूब हो जाएगा और 1/3 का क्यूब। 2 का क्यूब करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा एंड 3 का क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे यानी कि 1/8 अपान ऐसे लिखोगे 1/8 अपान 1/27, 1/27, तो 27 चला जाएगा ऊपर, यानी कि आ जाएगा 27 रेशियो 8। तो देखो यहाँ पर आंसर में ना 27 रेशियो 8 भी दिया है एंड 8 रेशियो 27 भी दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है अगर ध्यान से नहीं किया तो ये आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं 58 नंबर पर। एक कक्षा में 40% विद्यार्थी भारतीय हैं और 50% लड़कियाँ हैं। भारतीय विद्यार्थियों का 25% लड़कियाँ हैं, तो भारतीय विद्यार्थियों का कितने प्रतिशत लड़के हैं। तो ये ना बहुत ईजिली हो जाएगा, इसमें इतना स्टेप्स आप देख रहे हो, लेकिन आप बहुत शॉर्ट में कर सकते हो कि एक कक्षा में 40% विद्यार्थी जो है वो भारतीय हैं। तो अगर मान लो 100 है ना, 100 में से अगर 40% भारतीय हैं तो विदेशी कितने होंगे, 60 जो हैं वो विदेशी होंगे। तो यहाँ पर देखो स्टेप्स में किया गया है, 40% निकाला 40 हुआ, यानी कि जो विदेशी हैं वो कितने हैं, यानी कि गैर भारतीय जो है वो है 60। अब देखो 25% लड़कियाँ हैं, तो 40 भारतीयों का 25% ना, तो 40 का अगर आप 25% निकालोगे तो 10%, यानी कि भारतीयों में 10 जो है वो लड़कियां हैं। तो अगर 10 लड़कियां हैं तो गैर भारतीय विद्यार्थियों में लड़कियां कितनी होंगी, तो 50 माइनस 10 कर दोगे तो 40 जो होंगी वो गैर भारतीय लड़कियां हैं और भारतीय जो है वो 10 हैं। वैसे ही अब लड़कों की संख्या निकालेंगे तो 60 माइनस 40 कर दोगे तो 20 जो हैं ये हो जाएगा। नेक्स्ट है गैर भारतीय विद्यार्थियों में, अब लड़कों का अगर प्रतिशत निकालना है तो 20/60 इंटू 100 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 33.33%। इसको थोड़ा सा ध्यान से करना होता है, मैथमेटिक्स में अगर हल्का फुल्का कुछ गलतियाँ हो गई तो फिर आंसर नहीं आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एक कक्षा में 100 छात्रों का औसत वजन 46 kg है। लड़कों और लड़कियों के औसत वजन क्रमशः 50 kg और 40 kg हैं। लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच में कितना अंतर है। तो यहाँ पर लेट कर लूँ कि लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की संख्या ऑब्वियसली 100 माइनस x हो जाएगा। अब 100 छात्रों में कुल वजन, 100 छात्रों यानी कि जिस तरीके से हम एवरेज निकालते हैं तो 46 इंटू 100 कर देंगे तो 4600 kg हो जाएगा। अब लड़कों की संख्या, क्योंकि यहाँ पर 50 kg दिया हुआ है ना, तो 50x हम इसको लेट कर ले रहे हैं। अब 100 माइनस x लड़कियों की कुल वजन, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 इंटू 100 माइनस x, ये था आपका। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लो तो ये 4600 इज इक्वल टू ये कर दोगे, यानी कि 4600 इज इक्वल टू 40 इन ब्रैकेट 100 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 50x और ये प्लस आपको लड़के और लड़कियों दोनों का करना है ना, यानी कि ऐसे लिखना होगा कि 4600 इज इक्वल टू बॉय प्लस गर्ल, ठीक है, बॉय प्लस गर्ल, कुल बॉय एंड टोटल बॉय प्लस टोटल गर्ल। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4600 इज इक्वल टू 50x प्लस 4, ये आपका मल्टीप्लाई जब कर लोगे तो 4000 माइनस 40x, और जब सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 60। तो लड़कियों की जो संख्या होगी वो 100 माइनस 60 यानी कि 40 हो जाएगा, और जब अंतर की बात करेंगे तो 60 माइनस 40 यानी कि 20 हो जाएगा। तो 20 ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं
और ये थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे। और यहाँ पर दिया हुआ है कि एक खोखला बंद घन बनाया जाता है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है और वजन 200 ग्राम है। इस घन के 36 फलक वाले अंश को पानी में रखा जाता है। यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी ऊंचाई का कितना अंश पानी में डूब जाएगा। तो हमें फार्मूला पता है कि घन की ऊंचाई मान लेते हैं कि ऊंचाई दिया नहीं है तो x सेंटीमीटर मान लेते हैं। और हमें पता है कि जब भी हम इसका वॉल्यूम वगैरह निकालते हैं तो क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट कर लेते हैं। तो ये 10 दिया हुआ था तो 10 इंटू एक्स इंटू 1 कर लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आपका 2 आ जाएगा आंसर। तो 2 ऑप्शन पर हम टिक कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं 61 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में स्त्री जननांग नहीं है। इट मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल में नहीं है। तो ये अगर आप देखो तो ओरीज, ओविडक्ट एंड कार्विक्स एंड स्टैमन। तो ये अगर आप फ्लावर्स में देखोगे तो स्टैमन जो होता है फ्लावर्स में, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से किसी वनस्पति जगत का उभयचर नहीं कहा जा सकता। स्पाइरोगायरिया, रिक्सिया एंड फ्यूनेरिया एंड मार्केंसिया। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि स्पाइरोगायरिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन का परिणाम नहीं है। तो यहाँ पर है इंक्रीज ग्राउंड वाटर टेबल। इंक्रीज कैसा होगा, जब भी पेड़ वगैरह कटते हैं, जब ट्रीज कटते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज ग्राउंड वाटर लेवल होता है। तो ये आपका बिल्कुल गलत दिया है, इसलिए यही ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। और बाकी सब तो होते ही हैं, यानी जैव विविधता भी घटता है, मृदापर्दन भी कम जो है वो बढ़ता है, और जो है वृष्टि यानी कि रेनफॉल भी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो फर्स्ट, क्योंकि गलत पूछा था तो गलत आपका फर्स्ट ऑप्शन ही है। नेक्स्ट आते हैं 64 नंबर पर। सामान्य पुरुष में निम्नलिखित गुणसूत्रों में किसमें बेमेल युग्म है। तो यहाँ पर अगर आप देखो सभी ऑप्शन में तो आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं और यहाँ पर है, वैक्सीन शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है, काऊ है। ठीक है, यहाँ पर इम्यूनिटी गलती से भी नहीं लगाना है क्योंकि इम्यूनिटी तो उससे जनरेट होती है, लेकिन जो वैक्सीन बनाया गया था ये लैटिन शब्द से बनाया गया था और इसका अर्थ होता है काऊ, गाय। किसी व्यक्ति को दोनों आंखों से बनने वाले प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोनों आंखों वस्तुओं एक ही प्रतिबिंब बनाती हैं। यहाँ पर अगर देखो, बोथ द आईज सी एग्जैक्टली द सेम इमेज, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वन आई सी हाफ पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी गलत है। बोथ द आई कंबाइन टू इमेज सीन बाई देम, ये भी गलत है। एंड ईच आई सी अ स्लाइटली डिफरेंट इमेज, ये बिल्कुल सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। तो 66 का डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव रेंज बिटवीन, तो यहाँ पर माइक्रोवेव के रेंजेस दिए हुए हैं। तो इंफ्रारेड वेव एंड रेडियो वेव किसके बीच में होता है, एंड विजिबल वेव एंड इंफ्रारेड लाइट। तो इन सब में अगर देखो तो आपका पहला ही ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसके रेंजेस भी जानते रहो। जब हम इंफ्रारेड की बात करते हैं तो 700 nm से लेकर के 10⁻³ मीटर होता है। जब हम माइक्रो वेव की बात करते हैं तो उनका जो रेंज होता है वो 10⁻³ मीटर से लेकर के 10⁻1 मीटर होता है। एंड रेडियो वेव का जो रेंज होता है वो 10⁻1 मीटर से लेकर के 10⁻6 मीटर तक होता है। हाइड्रोजन परमाणु का आकार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हाइड्रोजन परमाणु का जो आकार होता है वो 10⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर 69, बल संबंधी निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। अ पॉजिटिव फोर्स इम्प्लाइज अट्रैक्टिव फोर्स नेचर, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, अ नेगेटिव फोर्स इम्प्लाइज रिपल्सिव नेचर, नहीं। अ पॉजिटिव फोर्स कैन बी बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, ऐसा कैसे हो सकता है कि पॉजिटिव अट्रैक्टिव भी रहे एंड रिपल्सिव, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 4th नंबर, अ नेगेटिव फोर्स इम्प्लाइज अट्रैक्टिव नेचर, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं 70th नंबर क्वेश्चन में, यदि किसी परावैद्युत पदार्थ को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना होगी। तो यहाँ पर पोलराइजेशन की घटना होती है, ये आप सभी को पता है। 71 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि जल में मिलाए जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा pH मान परिवर्तित नहीं होगा। तो NaCl जो है इसका नहीं होगा क्योंकि ये जो है ये एसिड और बेस से मिलकर के बना होता है। जल में मिलाए जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश किरण पुंज प्रकरणित नहीं होगा। यानी कि अगर आप इंग्लिश में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन एडिंग टू वाटर विल नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। तो ये आपका जो पहला ही ऑप्शन है, यानी कि कॉपर सल्फेट जो है वो स्कैटर नहीं होगा। तो ये आप जो आपका ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं 73rd नंबर में, धात्विक जिंक निम्नलिखित में से किसका अपचयन नहीं करेगा। तो ये आपका डी ऑप्शन जो है एल्यूमिनियम को अपचयित नहीं करेगा, बाकी सब कॉपर को भी करेगा, हाइड्रोजन को भी करेगा एंड सिल्वर को भी करेगा।
प्रोटॉन की खोज की थी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जनरली लोग क्या कर देते हैं, प्रोटॉन में रदरफोर्ड लगा देते हैं, बट अगर गोल्डस्टीन है ना तो आपको गोल्डस्टीन लगाना है, रदरफोर्ड नहीं लगाना है। हाँ, अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में नहीं है तब आप रदरफोर्ड लगाओगे। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन की खोज 1886 में ही हो गई थी, लेकिन इसका नाम जो था वो रदरफोर्ड ने रखा था और वो 1920 में रखा था। तो प्रोटॉन की खोज H+ के रूप में देखा था इन्होंने, यानी कि गोल्डस्टीन ने। 75 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। CO+2H2 बन जाता है CH3OH। यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो रिएक्शन हो रहा है ना उसमें H2 जो है वो 2.0 मोल है, CO2 जो है वो भी 2.0 मोल है, तो CH3OH के कितने मोल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो 1 हो जाएगा इसका ऑप्शन बिल्कुल। 76 में आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पेयर ऑफ जोनल रेलवे एंड देयर हेडक्वार्टर इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पर ना जोन दिया हुआ है और उसका हेडक्वार्टर दिया है, बोल रहा है कि कौन सा गलत है उसको बताओ। तो यहाँ पर अगर देखो मध्य का ही ना, यही गलत है, क्योंकि इसका जो मध्य का है वो मुंबई होगा, ये नहीं, मतलब गलत है, इसलिए यही ऑप्शन आपका सही होगा। बाकी जो है वो सब सही हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 77 नंबर में। वर्ष 2021 में भारत की गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की त्रिसेना ने ट्राई सर्विस कंटिजेंट में भाग लिया था? तो ये बांग्लादेश की सेना जो थी वो भाग ली थी 2021 में। 77 के बाद आ जाते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से किस भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया था? तो डोंगरी को भी किया गया था, मैथिली को भी किया गया था, संथाली को भी, भोटी को नहीं किया गया था। कब किया गया था इसको? मे भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि इनको कब ऐड किया गया था। तो ये 92nd अमेंडमेंट हुआ था 2004 में, और यहाँ पर जो है वो 4 भाषाएं ऐड की गई थी। कौन कौन सी थी? वो बोडो था, डोगरी था, मैथिली था और संथाली था। इनको 8th शेड्यूल में ऐड किया गया है। नेक्स्ट आते हैं। नियम अभ्यास के रूप में ऑपरेशन गर्म हवा और सर्द हवा का संचालन किसके द्वारा किया गया? तो ये BSF के द्वारा। ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो अगर इस समय पर इस साल में जो भी एक्सरसाइज वगैरह किए गए हैं उसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी? तो स्वतंत्र पार्टी जो है इसकी स्थापना किसने की थी? कौन था इसका फाउंडर? तो CR राजगोपालाचारी जो थे, जो कि पहले भारतीय गवर्नर भी बने थे स्वतंत्र भारत के।